हेलो दोस्तों, क्या हार्ट के पेशेंट्स को रमज़ान के महीने में फास्ट रखना चाहिए? क्या अलग अलग तरह के रिलीजियस फास्ट उनको करने चाहिए, चाहे वो रमज़ान का हो, नवरात्रों का हो या अलग अलग तरह के धर्मों में जो फॉलो किया जाने वाला फास्ट हो? क्या इस तरह के उपवास करने से हार्ट पेशेंट्स को नुकसान होता है? यदि होता है तो कौन कौन से तरह का उनको नुकसान हो सकता है? क्या क्या विशेष प्रॉब्लम्स आ सकती है यदि कोई हार्ट का पेशेंट बिना सावधानी पूर्वक फास्ट करता है, और खासकर अगर निर्जल उपवास यानी वाटर रिस्ट्रिक्टेड फास्टिंग करता है, जो कि हिंदू धर्म में भी होता है, रमज़ान के टाइम पे भी होता है। यदि ये आप करते हो तो क्या विशेष प्रॉब्लम्स आती है, आज इस पर बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि साइंटिफिकली करेक्ट और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको भटकना नहीं पड़े। और इस टॉपिक को डेफिनेटली आप एंड तक देखिए यदि आप किसी भी तरह का रिलीजियस फास्ट करते हैं या करने की इच्छा रखते हैं तो, और यदि आपको हार्ट का कोई प्रॉब्लम है तो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट इशू ये है कि यदि आप वाटर रिस्ट्रिक्टेड फास्टिंग यानी निर्जल उपवास अगर करते हैं तो डिहाइड्रेशन किसी भी कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। डिहाइड्रेशन के दौरान ब्लड की क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ सकती है, जो डिहाइड्रेशन की वजह से कई बार आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। इसके अलावा लोगों का हार्ट फेलियर का कंट्रोल बिगड़ सकता है, बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट्स का यानी नमक का कॉन्सेंट्रेशन या बैलेंस बिगड़ सकता है, ब्लड प्रेशर के फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ सकता है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें यह है कि किडनी का डैमेज हो सकता है। यदि आप लंबे समय तक निर्जल उपवास करते हो और बॉडी का ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है तो किडनी की हेल्थ के लिए डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है। तो यदि आपको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है तो फास्टिंग करने से पहले प्रॉपरली एक बार देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, फिर इस तरह का कोई भी फास्टिंग करिए। खासकर जो वाटर रिस्ट्रिक्टेड फास्टिंग है लंबे ड्यूरेशन का, छोटे ड्यूरेशन की अगर आप फास्टिंग करते हैं और कोई भी ठंड के देशों में करते हैं तो फिर भी इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। जहाँ गर्मी वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ रही है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, बॉडी डिहाइड्रेट होने का चांस है, बीपी के फ्लक्चुएट होने का चांस है, और खासकर तब जब आप काफ़ी दिनों तक काफ़ी लंबे फास्ट करना चाहते हैं, जैसे रमज़ान का पूरा महीना आप फास्ट करना चाह रहे हो या पूरे नवरात्रों में आप फास्ट करना चाह रहे हो, वो भी अगर खासकर बिना पानी वाला फास्ट करना चाह रहे हो, निर्जल उपवास करना चाह रहे हो, तो ये अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। फास्टिंग हेल्थ के लिए अच्छा है डेफिनेटली, लेकिन निर्जल उपवास अच्छा नहीं है क्योंकि यहाँ पानी रिस्ट्रिक्टेड होता है। फास्टिंग करने में कोई नुकसान नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कैलोरी रिस्ट्रिक्शन अगर आप करोगे या खाना बंद करोगे तो उससे नुकसान होगा, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग तो हम हर तरह के पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं और इससे हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स ही मिलते हैं, नुकसान नहीं होता। लेकिन जहाँ सवाल आता है वाटर रिस्ट्रिक्टेड फास्टिंग का, तो वहाँ ये आपके लिए नुकसानदायक हो जाता है क्योंकि पानी रिस्ट्रिक्ट करना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इसके अलावा आपके ब्लड प्रेशर में सिग्निफिकेंट हो सकते हैं फ्लक्चुएशंस, क्योंकि बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है ये काफ़ी हद तक आपके खाने पीने पर डिपेंड करता है और आपके पानी पर डिपेंड करता है। यदि पानी को ज़्यादा लंबे समय तक आप रिस्ट्रिक्टेड रखते हो तो बीपी का लेवल्स काफ़ी फ्लक्चुएट कर सकता है, आपके ब्लड प्रेशर लेवल्स में सिग्निफिकेंट वेरिएशंस पूरे दिन भर में देखे जा सकते हैं। और इसमें एक और बड़ा इशू ये है कि आपकी दवाइयाँ भी कई बार गड़बड़ हो जाती हैं जब आप निर्जल उपवास करते हो, क्योंकि जब आप वाटर वाला फास्टिंग करते हो यानी पानी लेते हो तो डेफिनेटली आप साथ में मेडिसिन भी लेते हो, तो उसमें मेडिसिन का टाइम शेड्यूल गड़बड़ नहीं होता। पर जब आप निर्जल उपवास करते हो यानी पानी भी नहीं लेते हो तो वहाँ आप मेडिसिन को भी स्किप कर देते हो, खासकर जो फास्टिंग का टाइम पीरियड के बीच में जो डोज पड़ रहा है। मान लीजिए आपने सुबह से रात तक फास्टिंग किया तो दोपहर को पड़ने वाली सब दवाइयाँ आप मिस करने की कोशिश करते हो, और जब आप ऐसा करते हो तो दवाइयों में प्रॉब्लम होने का चांस ज़्यादा रहता है। आपकी दो दवाइयाँ बहुत पास हो जाएँ, दो दवाइयाँ बहुत दूर हो जाएँ, जिन दवाइयों को साथ में नहीं लेना चाहिए वो साथ में जा सकती हैं, जिससे बॉडी के अंदर रिएक्शंस होने का चांस, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर के बहुत जल्दी कम ज़्यादा होने का चांस बढ़ सकता है। ज़्यादातर दवाइयों को इस हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है कि वो एक पीक लेवल पर पहुँचे और उसका लेवल धीरे धीरे कम हो, जिसको क्रेस्ट और ट्रफ फिनोमेना बोलते हैं, यानी कि दवा का इफेक्ट मैक्सिमम पे जाता है फिर धीरे धीरे करके कम होता है। पर जब आप सारी दवाइयों को एक साथ लेने की कोशिश करते हैं या टाइमिंग को फॉलो नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है और आपका दवाइयों का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो सकता है। इसके अलावा आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में भी सिग्निफिकेंट वेरिएशंस आ सकते हैं। यदि आप लॉन्ग ड्यूरेशन अगर फास्टिंग करते हैं तो आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स में भी सिग्निफिकेंट वेरिएशंस आ सकते हैं। ब्लड कोलेस्ट्रॉल के वेरिएशंस होने का एक और इम्पॉर्टेंट कारण रहता है कि काफ़ी हद तक फास्टिंग में ऐसा देखा गया है कि जब कभी भी आप फास्ट को तोड़ते हो तो आप खुद को अलाउ कर देते हो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खाने को, बहुत ज़्यादा ऑयली और शुगर वाली चीज़ें खाने को। ये डेफिनेटली आपके कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल्स के लिए अच्छी नहीं है। काफ़ी पेशेंट्स में ऐसा देखा गया है कि जब कभी भी वो अपना फास्ट तोड़ते हैं बाद में वो ओवर ईटिंग करते हैं, जितनी बॉडी को ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा खाते हैं, जितना ज़्यादा शुगर की, जितना ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है उतना खाते हैं, जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में भी सिग्निफिकेंट डिटोरेशन देखा जा सकता है
यदि आप फास्टिंग करते हैं और यदि फास्टिंग के बाद के जो खाने हैं उस पर प्रॉपर आप ध्यान नहीं देते हो। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इशू जो है हार्ट पेशेंट्स को प्रॉब्लम करता है वो ये है कि आपका फिजिकल एक्सर्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी इस समय कोई मेंटल स्ट्रेस या फिजिकल स्ट्रेस झेलने की हालत में नहीं होती। आप लॉन्ग ड्यूरेशन अगर फास्ट कर रहे हो, क्योंकि खासकर पानी भी अगर बॉडी में कम होता है तो उस समय बॉडी को एडजस्ट करना इससे थोड़ा ज़्यादा मुश्किल पड़ता है। जब आप रेगुलरली और डेली बेस पे फास्ट करते हो तो बॉडी इसके लिए हैबिचुएटेड हो जाती है, तो फिर फास्टिंग में इतनी दिक्कत नहीं आती है। बॉडी आपकी कीटोन बॉडीज़ को यूटिलाइज करना चालू कर देती है, तो आपको इतना दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जब आप रिलीजियस फास्टिंग करते हो 2 दिन का, 4 दिन का या 10 दिन का, तो बॉडी को एडजस्ट होने में टाइम लगता है और बॉडी फैट को बर्न उतना ईजिली नहीं कर पाती। ये मेटाबॉलिक स्विचिंग फिनोमिना जो है, यानी ग्लूकोज के बदले कीटोन बॉडीज़ को यूज़ करने के लिए जो चेंज करना पड़ता है बॉडी को अपना सिस्टम, वो इतनी आसानी से छोटे ड्यूरेशन के फास्टिंग में कर पाना मुश्किल है। लंबे समय तक जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग आदत के हिसाब से करते हो तो बॉडी ये चेंज सीख लेती है। लेकिन जब आप रिलीजन के हिसाब से 2-4 दिन का फास्टिंग करते हो, खासकर पानी को भी रिस्ट्रिक्ट करके फास्टिंग करते हो, तो ये एक्सर्शन बॉडी नहीं झेल पाती और आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक महसूस करती है। काम करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है और फिजिकल एक्सर्शन आपको झेलना मुश्किल होता है। इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। कभी कभार वाटर रिस्ट्रिक्टेड फास्टिंग करने के बाद अगर आप धूप में निकलते हो तो सनस्ट्रोक वगैरह होने का चांस भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी में पानी की कमी है। आप बाहर जाते हो तो प्रॉपर पसीना नहीं आ पाता है, शरीर की कूलिंग नहीं हो पाती है, तो सनस्ट्रोक होने का या हीट स्ट्रोक होने का चांस भी बढ़ जाता है। इसके अलावा इसमें और भी इंपॉर्टेंट इश्यूज ये है कि आपके न्यूट्रिशनल बैलेंसेस बिगड़ जाते हैं। लंबे ड्यूरेशन तक जब आप रेस्ट्रिक्टेड फास्टिंग करते हैं तो आपका ओवरऑल न्यूट्रिशनल बैलेंस बिगड़ जाता है, क्योंकि एक तो आप फास्टिंग करते हो और फास्टिंग जब आप तोड़ते हो तो उस समय आप न्यूट्रिशन का ध्यान रखे बिना कई बार काफ़ी ऑयली जंक फूड ये सब आप खाना खा लेते हो। काफ़ी ज़्यादा अपने आप को लंबे ड्यूरेशन तक पेट भरा रहे इसके लिए आप काफ़ी ऑयली फूड खा लेते हैं, फ्रूट्स वगैरह बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। इसकी वजह से शुगर वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अनहेल्दी फैट्स और शुगर्स बॉडी में बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, जिसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाता है। तो आप क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं और किस टाइम पे खा रहे हैं, ये सारी चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। नहीं तो ये फास्टिंग आपके लिए अनहेल्दी होने का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस और फटीग होने का चांस भी कंपैरेटिवली ज़्यादा रहता है। नींद का भी कॉम्प्रोमाइज़ होने का चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि खासकर जो रमज़ान की फास्टिंग के टाइम में आप सुबह 4 बजे उठ के उस समय खाना खाते हो, उसके बाद फिर सोते हो, फिर नमाज़ पढ़ते हो, तो दैट डिस्टर्ब्स योर स्लीप साइकिल। आपका स्लीप का साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होने से भी हेल्थ कई बार बिगड़ने का अंदेशा रहता है। आपकी ओवरऑल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होने का चांस होता है, और अगर आप एक आध दिन उसको कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो फिर भी चलता है। पूरे महीने जब आप इसको मेंटेन करते हो और पूरे महीने आपकी नींद प्रॉपर नहीं हो पाती है तो फिर दिक्कत होती है, और कई बार फिर लोग कंपनसेशन में बाकी टाइम ज़्यादा सोने लगते हैं, तो पूरी मेटाबॉलिक साइकिल गड़बड़ा जाती है। आपका ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ उस समय कॉम्प्रोमाइज़ होने का चांस है, खासकर उन लोगों के लिए जिनको पहले से कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स है। तो ज़्यादातर लोग जिनको पहले से अगर कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम नहीं है और उनका पहले से कंडीशन स्टेबल है, रिसेंट कोई हार्ट अटैक नहीं आया, हार्ट फेलियर नहीं है, क्षमता अच्छा है, रिसेंट कोई सर्जरी वगैरह नहीं हुई है, तो वैसे लोगों को तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी ज़्यादातर। लेकिन अगर रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है तो प्रॉब्लम्स आने का अंदेशा ज़्यादा है। आज के टॉपिक में हमने बात करी कि यदि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज संबंधित पेशेंट्स अगर फास्टिंग करते हैं और खासकर अगर वाटर रेस्ट्रिक्टेड यानी निर्जल उपवास वाला फास्टिंग करते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इससे बचने के लिए क्या क्या करने की आवश्यकता है, और रमज़ान के दौरान हार्ट पेशेंट को क्या टिप्स फॉलो करने चाहिए, और कौन कौन सी तरह की प्रॉब्लम्स उनको आ सकती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम की इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं इस दौरान। ये चैनल पर हमारे अलग वीडियोस अवेलेबल, इन्हें ज़रूर चेकआउट करिए, आपको काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा। टॉपिक एड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की साइंटिफिकली करेक्ट और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको दर दर भटकना ना पड़े और आपको मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना होना पड़े।